Hello dear students, welcome back to our channel. We are doing a series of revision जिसमें कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ले रहे हैं डिफरेंट चैप्टर्स के और उसके थ्रू हम रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर्स को। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ये इस तरीके से हैं कि आपका वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कवर हो रहा है और मैंने आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके अलावा ये क्वेश्चंस लिए, मीन्स बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो तो आपको करना ही है, उसके साथ आप ये कर लेंगे तो आपका जो चैप्टर है वो थरली रिवाइज हो जाएगा। एक चीज़ और है कि इसमें आपके कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पे कि बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं ऑलरेडी, तो मैंने वो टॉपिक यहाँ पे कवर नहीं किए हैं। दैट डजंट मीन दैट दोज टॉपिक्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। मैंने उनको इसलिए कवर नहीं किया है क्योंकि बुक में वो ऑलरेडी काफ़ी सारे क्वेश्चंस उन टॉपिक्स पे दिए हुए हैं। सो आई हैव टेकन सर्टेन डिफरेंट क्वेश्चंस। तो हम स्टार्ट करते हैं एंड अगेन बिफोर स्टार्टिंग आई वुड रिक्वेस्ट यू टू like the videos, share our channel, download our app. ऐप में हम बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं एंड आई एम वेरी श्योर दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। आपका जब तक ये चलेगा थोड़ा सा टाइम हमें लग रहा है क्योंकि टाइम लगता है इन चीज़ों में, तो आई एम श्योर इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड चैप्टर हमारा वाटर जो है केमिस्ट्री का, वी आर डूइंग दैट। सो द फर्स्ट वन इज केमिकल नेम ऑफ वाटर इज। वाटर का फॉर्मूला आप सबको पता है। यहाँ पे मैंने आपसे केमिकल नेम पूछा है वाटर का, तो वो क्या होता है जो आपकी बुक में दे रखा है। आपको वाटर का स्ट्रक्चर, उसकी बॉन्डिंग, उसका केमिकल नेम, ये सब पता होना चाहिए बिल्कुल क्लियरली। तो वो क्या है? डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, क्योंकि क्या होता है H2O, तो डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड कह देते हैं हम केमिकली। वाटर जो है वैसे हम वाटर बोलते हैं, या फिर हम इसको और कुछ बोल सकते हैं। हम इसको एक और चीज़ बोल सकते हैं, हम इसको हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रही है, तो हम इसको ड्राई हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं, या हाँ हाइड्रोजन का बोल सकते हैं आप हाइड्राइड। ओके, नेक्स्ट इज डिस्टिल्ड एंड बॉइल्ड वाटर हैव डैश टेस्ट। अब डिस्टिल्ड एंड बॉइल्ड वाटर का टेस्ट कैसा होता है ये पूछा है आपसे, तो इसका आंसर क्या होगा? आपने सबने बॉइल्ड वाटर पिया होगा, बीमार होते हैं हम, डिस्टिल्ड वाटर पीते हैं, बॉइल्ड वाटर पीते हैं, तो उनका कोई टेस्ट नहीं होता। दे हैव, इसका आंसर आप लिखेंगे नो टेस्ट, या फिर आप लिख सकते हैं कि फ्लैट टेस्ट। तो उसमें कोई टेस्ट क्यों नहीं होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये क्यों नहीं होता है, या फिर हम जो कहते हैं कि नॉर्मल वाटर में जो टेस्ट होता है वो क्यों होता है, तो दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ से कवर हो रहे हैं। तो आपके जो नॉर्मल वाटर होता है जिसे आप पीते हैं उसमें टेस्ट होता है बिकॉज इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ डिजॉल्व्ड मिनरल्स। सॉफ्ट वाटर में भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत इसेंशियल हैं, तो हमें वो पानी के थ्रू भी मिल जाते हैं। उसके अलावा उसमें CO2 डिजॉल्व होती है, कुछ और गैसेस, ऑक्सीजन भी होती है, तो ये जो गैसेस हैं ये भी पानी को एक टेस्ट देती हैं। तो जो हम नॉर्मल पानी पीते हैं उसमें एक टेस्ट होता है, और यहाँ पे जो आपका डिस्टिल्ड और बॉइल्ड वाटर होता है उसमें टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि उसमें से सारे मिनरल्स रिमूव कर दिए जाते हैं। बॉयल करते हैं वाटर को तो मिनरल सेटल डाउन हो जाते हैं और गैसेस इवॉल्व हो जाती हैं, और डिस्टिल्ड वाटर तो बिल्कुल प्योर होता है, उसमें कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए उन दोनों तरीके के जो वाटर हैं दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ टेस्ट, सो दे हैव नो टेस्ट, और वी कैन से दे हैव फ्लैट टेस्ट। ओके, नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज डन थ्रू। अब आप अगर वाटर की आपने हार्डनेस पढ़ी है, दो तरह की होती है, टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। तो जो टेम्पररी हार्डनेस है, आपके इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि टेम्पररी हार्डनेस कॉज कौन कौन से सॉल्ट्स करते हैं। तो आपको याद होगा बायकार्बोनेट्स जो होते हैं, HCO3 क्या होता है हमारा बायकार्बोनेट रेडिकल। तो बायकार्बोनेट की जो बायकार्बोनेट्स होते हैं कौन से कंपाउंड्स के? मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो वाटर में टेम्पररी हार्डनेस कॉज करते हैं। आपको होपफुली अब तक फॉर्मूला बनाना आ गया होगा। बाइकार्बोनेट की वैलेंसी 1 होती है, कैल्शियम की 2 होती है, हमने क्रॉस करके लिखा तो CaHCO3 सेम विद मैग्नीशियम। तो ये जो टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर है इसको हम बहुत तरीके से रिमूव कर सकते हैं। आपकी बुक में 3 मेथड्स दे रखे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एक मेथड लिखना है, तो आपको किसी प्रोसेस का नाम लिखना है। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे प्रोसेस का नाम लिखिए। तो आपने पढ़ी है क्लार्क्स प्रोसेस, पढ़ी है ना? क्लार्क्स प्रोसेस थी जिसमें हम क्या यूज़ कर रहे थे, हमने क्या यूज़ किया था उसमें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया था।
ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया था, लाइम यूज़ किया था इस जो टेम्परेरी हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए। जब मैंने पढ़ाया था तो आपको मैंने स्लेक्ड लाइम और क्विक लाइम में डिफरेंस भी बताया था। ये स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, और क्विक लाइम क्या होता है, CaO, CaO को हम बोलते हैं क्विक लाइम, ऑलराइट। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखा करिए, इसीलिए मैं साथ के साथ बोलती जाती हूँ, रिवाइज करा रही हूँ आपको। नेक्स्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इन अ सॉलिड इज। आपकी बुक में काफ़ी तरह के सॉल्यूशंस दे रखे हैं। सॉल्यूशन कैसा हो सकता है, सॉल्यूशन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, solution of a solid in a liquid, solution of a liquid in a liquid, and all kinds of solution can be there। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि solution of a solid in a solid जो होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो यूजुअली ऐसे solutions जो होते हैं मेटल्स को मेल्ट करके जब करते हैं, मोल्टन मेटल्स को, तो हम क्या बनाते हैं, अलॉय। तो जो solution है of a solid in a solid, that is known as an alloy। alloy is an example of such a solution। आप किसी भी मेटल के, दो मेटल्स के या दो से ज़्यादा मेटल्स के अलॉयज़ का नाम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज बाइनरी सॉल्यूशंस हैव डैश कंपोनेंट्स। आपसे पूछा है बाइनरी सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट होते हैं, तो बाइनरी का मतलब 2 होता है। आपने कंप्यूटर में भी बाइनरी डिजिट्स पढ़े हैं, 0 and 1, ओनली 2। तो बाइनरी जो सॉल्यूशंस होते हैं उनके 2 कंपोनेंट्स ही होते हैं, और एक सॉल्यूशन के मिनिमम 2 कंपोनेंट्स तो होने ही चाहिए, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। तो बाइनरी सॉल्यूशन के 2 ही कंपोनेंट होते हैं। उसके अलावा अगर किसी सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट होंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, टर्नरी सॉल्यूशन, हम उसको बोल देते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल? सिंपल, आपने बाइनरी सॉल्यूशन में ले लो आप शुगर एंड वाटर, है ना, एक ग्लास पानी में हमने थोड़ी सी शुगर डिसॉल्व कर दी तो वो हमारा बाइनरी सॉल्यूशन हो गया। उसी में अगर आपने 1 स्पून तो ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया तो वो आपका टर्नरी सॉल्यूशन हो गया। 3 चीज़ हो गई, है ना। अब एक और होता है क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी का मतलब हो गया 4, जिसमें कि 4 कंपोनेंट्स हों सॉल्यूशन में। तो अब हमने 3 पहले बना दिए थे, अब आप इसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर दीजिए, आपका एक अच्छा सा ड्रिंक तैयार हो जाएगा। तो आपके कंपोनेंट कितने हो गए, 4। तो ये आपका क्वार्टरनरी सॉल्यूशन हो गया, सिंपल। इसके अलावा भी कंपोनेंट्स हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डैश वाटर फॉर्म्स लादर विद सोप। कौन सा पानी जो है वो सोप के साथ काफ़ी लादर प्रोड्यूस करता है। लादर मीन्स झाग, बहुत सारे जो बबल्स प्रोड्यूस करता है। तो सॉफ्ट वाटर जो होता है इट प्रोड्यूसेस लादर विद सोप। ये हमने जो सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर के डिफरेंसेस पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, उसमें ये पढ़ा है। नेक्स्ट इज सॉल्ट ऑफ कैल्शियम दैट कॉजेज टेम्प्रेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज। अभी हमने पढ़ा था कि टेम्प्रेरी हार्डनेस कौन से सॉल्ट्स कॉज करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों के बाइकार्बोनेट्स जो हैं वो टेम्प्रेरी हार्डनेस कॉज करते हैं। यहाँ पे सिर्फ कैल्शियम पूछा है तो आप लिख दीजिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, मैं हमेशा कहती हूँ जब भी आपसे ऐसी कोई चीज़ पूछी जाए तो आप उसका कंपाउंड का नाम लिखिए प्लस उसका फॉर्मूला भी लिख दीजिए। इट इज़ नेवर इट डजेंट कॉस्ट यू एनीथिंग, लेकिन आपको इससे एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। एक्स्ट्रा मार्क्स इन द सेंस, देखो एक चीज़ समझो, अगर कोई क्वेश्चन 1 मार्क का है तो 1 मार्क ही मिलेगा, लेकिन ना टीचर के उसमें एक्स्ट्रा नहीं दे सकता टीचर, लेकिन टीचर के दिमाग में आपके लिए एक पॉजिटिव इम्प्रेशन क्रिएट हो जाता है कि हाँ दिस चाइल्ड नोज, इस बच्चे को नॉलेज है। तो आगे भी जब आपका पेपर चेक होता है तो वो एक पॉजिटिव माइंडसेट से पेपर चेक करता है टीचर आपका, तो वो आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल ही रहता है। इसीलिए आप ढंग से पेपर को अटेम्प्ट करिए। इसीलिए हम कहते हैं कि नीटली काम करिए, आपका जो वर्क है वो एक प्रॉपर प्रेजेंटेबल बैनर में होना चाहिए, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द माइंड ऑफ द एग्जामिनर। ओके, नेक्स्ट इज सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम दैट कॉजेज परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज। मैंने बार बार ये क्वेश्चंस लिए हैं, इनको आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लिक करना चाहिए जैसे ही आए कि परमानेंट हार्डनेस कौन कॉज करता है, टेम्परेरी हार्डनेस कौन कॉज करता है, कौन सा मेटल, कौन सा सॉल्ट, कौन सा एनायन है, उसमें कौन सा कैटायन है, सब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो अब देखो परमानेंट हार्डनेस कौन कॉज कर रहे हैं, मैंने आपको अभी बताया था क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ विच मेटल्स, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो यहाँ पे हम मैग्नीशियम की बात करें तो आप लिख सकते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड
या आप लिख सकते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। इसकी आपने ये लिख दी दोनों के फॉर्मूले। इसके बाद आप इनके नाम भी लिखेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड इकट्ठे लिखिएगा। जैसे मैंने पहले दोनों के फॉर्मूले लिख दिए, आप ऐसा मत करिए, आप एक फॉर्मूला लिख रहे हो फिर उसके साथ ही उसका नाम लिखिए, और दूसरा जो फॉर्मूला लिख रहे हैं उसके साथ उसका नाम लिखिए, ठीक है, साथ में ही लिखिएगा। नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज गवर्न्ड बाय। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ये कह रहे हैं टेम्परेचर किसी गैस की सॉल्युबिलिटी को कैसे अफेक्ट करता है, और वो जो रिलेशन है वो किसने दिया था। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। एक पर्टिकुलर लिक्विड है जिसका हमने वॉल्यूम फिक्स कर दिया है और हमने टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया। तो मतलब हमने लिक्विड का वॉल्यूम और टेम्परेचर को अगर दोनों को कांस्टेंट कर दें तो गैस की सॉल्युबिलिटी किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी, ये बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन किस लॉ से मिला है हमें, इट इज गिवन बाय हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या कहता है कि अगर हमने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया और एक लिक्विड का एक फिक्स्ड वॉल्यूम लिया है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन प्रेशर। मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है। जितना ज़्यादा हम लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा गैस उसमें डिसॉल्व हो जाएगी। हमने दो फैक्टर्स को वेरिएबल रखा है, दो फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा है। ये है आपका हेनरीज लॉ, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है और जो आपका जो सॉल्वेंट है उसका वॉल्यूम हमने फिक्स कर दिया है, फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। और वेरिएबल कौन से हैं, दो फैक्टर वेरिएबल जो हैं वो क्या हैं, वो हैं आपके गैस का वॉल्यूम जो कि सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, सॉरी, जो सॉल्यूट है उसका वॉल्यूम, और जो आप प्रेशर है जो अप्लाई कर रहे हो उन दोनों को वेरिएबल रखा है। तो हम ये कह रहे हैं दोनों एक तरह, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक ही उनका रेट ऑफ चेंज होता है। दोनों अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, और एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर हैज डैश वॉल्यूम बट डैश डेंसिटी। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में ऑलरेडी, और इस पे क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, बोर्ड का इस टॉपिक पे एक रीजनिंग का क्वेश्चन या कैसा भी एक क्वेश्चन इस पे ज़रूर आता ही आता है। अब ये कह रहे हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का वॉल्यूम कितना होता है, तो वाटर हैज़ मैक्सिमम वॉल्यूम, लेकिन 0 डिग्री पे वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, मिनिमम, इट हैज़ गॉट मिनिमम डेंसिटी। अगर मैं अब इसी चीज़ को आपसे ऐसे पूछूं, यहाँ पे मैं टेम्परेचर चेंज कर दूं, अगर मैं यहाँ पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूं तब क्या होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का वॉल्यूम कितना होता है, मिनिमम होता है, और डेंसिटी कितनी होती है, मैक्सिमम होती है। ये ध्यान रखिएगा, इस पे बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। आपको वो भी है ना कि बहुत ठंड होती है तो फिर भी मरीन लाइफ कैसे सरवाइव करती है, एक्वेटिक लाइफ कैसे सरवाइव करती है, क्योंकि वही रीज़न होता है कि आइस जो है वो सिर्फ सरफेस पे जमती है एंड इट फ्लोट्स बिकॉज उसकी डेंसिटी कम होती है, तो इसीलिए नीचे जो है मरीन लाइफ सरवाइव कर जाती है। नेक्स्ट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड। अगर हम किसी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट अ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब सॉल्यूशन एक ऐसी एंटिटी है, ऐसी चीज़ है जिसमें कि हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, उनको देख नहीं सकते, उनको अलग नहीं कर सकते सिंपल फिजिकल मीन्स से। जैसे कि पानी में आपने दूध मिला दिया, यू हैव एडेड मिल्क टू वाटर और वाटर टू मिल्क, दे बिकम अ होमोजीनियस मिक्सचर, सो दे आर अ सॉल्यूशन, ओके। यू कैनॉट सेपरेट मिल्क फ्रॉम वाटर। नेक्स्ट इज वाटर टर्न्स डैश फ्रॉम डैश टू पिंक। अब ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन जो है आपके अभी केमिस्ट्री में यूज़ हो रहा है, ये आप जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो बायोलॉजी में ट्रांसपिरेशन के एक्सपेरिमेंट्स में भी बहुत यूज़ होता है। तो वाटर की प्रेजेंस शो करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ यूज़ की है उन्होंने जो कि डैश से डैश हो जाती है, मतलब कि
इस कलर से यहाँ पे भी फिलअप आएगा और यहाँ पे भी एक फिलअप आएगा, यहाँ लगा है नेम, ठीक है। तो वाटर टर्न्स, यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर होता है, हम स्ट्रिप्स यूज़ करते हैं छोटी छोटी उसकी अपने एक्सपेरिमेंट्स में। गलत स्पेलिंग लिख रही हूँ मैं। तो कोबाल्ट क्लोराइड का जो पेपर होता है वो जब उसमें वाटर के, नॉर्मली वो ब्लू कलर का होता है, वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो पिंक हो जाता है, तो ब्लू कलर से वो पिंक में कन्वर्ट हो जाता है कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर, ठीक है। तो हो गया ये। ओके, नेक्स्ट इज वाटर टर्न्स डैश फ्रॉम वाइट टू डैश। अब वहाँ पे कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर था, वो ब्लू से पिंक हो गया वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है। बायोलॉजी में भी हम ये ट्रांसपिरेशन के एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि हम दिखाते हैं कि वाटर वेपर इज इवॉल्व, तो वो कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर लगा देते हैं लीफ के ऊपर, तो वो ब्लू कलर से पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज वाटर टर्न्स डैश फ्रॉम वाइट टू डैश। अब वाटर कौन से ऐसे कंपाउंड है जिसको कि वाइट कलर से किसी और कलर में चेंज कर देता है, तो ये भी आपका एक बहुत कॉमन कंपाउंड है, आपने बहुत बार पढ़ा भी है। तो दिस इज वाटर टर्न्स कॉपर सल्फेट। जो हमारा एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट होता है, इसमें हमें एनहाइड्रस लिखना भी ज़रूरी है। एनहाइड्रस का मतलब है कि ये ड्राई है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स एडेड नहीं है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CuSO4, ठीक है। तो वाटर टर्न्स एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट फ्रॉम वाइट टू, वाइट होता है ये, और उसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू में। अगर वाटर इसके साथ ऐड हो जाता है तो ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बन जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। इसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसमें ऐड हो जाते हैं एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ऐसा कौन सा न्यूट्रल ऑक्साइड है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहता है? हमारा सिंपल सा, हमारा फेवरेट वाला जो ऑक्साइड है, दैट इज न्यूट्रल ऑक्साइड की बात हो रही है, तो दैट इज वाटर, H2O। या आपका इसका केमिकल नाम भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, डाइहाइड्राइड ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज solubility of most solids in water usually dash with rise in temperature। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि सॉलिड्स जो हैं अगर वाटर में डिज़ोल्व हो रहे हैं, तो अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर हमारा वेरिएबल है, तो टेम्परेचर की वेरिएबिलिटी के साथ सॉलिबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है? तो मोस्ट सॉलिड्स में, आपने वो ग्राफ भी पढ़ा था, याद होगा आपको, तो मोस्ट सॉलिड्स की जो सॉलिबिलिटी है वो टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ इंक्रीज हो जाती है। तो सॉलिबिलिटी ऑफ मोस्ट सॉलिड्स इन वाटर यूजुअली इंक्रीजेस। हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपली, इट इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। सो दिस इज ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स। कुछ सॉलिड हैं जो इसके अलग बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। सो दीज वर द 15 क्वेश्चंस विच आई हैड चोजन। आई एम अगेन टेलिंग यू, जो वो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके लिए मैं फिर या तो बाद में हम सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चंस लेंगे चैप्टर्स को मिक्स करके, क्योंकि वो इतने सारे नहीं बन पाते एक चैप्टर में, तो 2-2, 3-3 चैप्टर के रीजनिंग के क्वेश्चंस ले लेंगे। इसके बाद मैं आपकी एक और रिविजन सीरीज स्टार्ट करूँगी जिसमें मैं आपके सॉल्ट्स का नाम पूछूंगी, नेम द सॉल्ट करके। अभी हम 9th चैप्टर हमने किया नहीं है, उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है। सो वी फिनिश विद दिस। सो आई होप यू लाइक इट एंड इट इज़ यूजफुल फॉर यू। सो टेक केयर एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, डाउनलोड आवर ऐप। ऐप में ये फ़ायदा होता है, काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि ऐप का यूटिलिटी क्या है। जो बच्चे ऐप में हैं वो तो बहुत अच्छे से उसकी यूटिलिटी समझ रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं उसको। बाकियों से मैं यही कहूँगी कि सिंस इट इज़ फ्री, तो आप डाउनलोड करके देख लीजिए, आप उसमें ऐड ऑन हो जाइए। आपका कुछ यू डोंट हैव टू स्पेंड एनीथिंग। आपको अच्छा लगे आप यूज़ करिए, नहीं अच्छा लगे आप उसको डिलीट कर दीजिए अपने फ़ोन से, नो प्रॉब्लम्स। टिल देन, ओके, टेक केयर, थैंक यू सो मच।